जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर को, और ये लेक्चर आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर देख लो, आप पूरे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ईयरफोन लगाकर एक शांत जगह पर बैठना है और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि एक पॉडकास्ट लेक्चर है और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर रफ में चीजें लिखते चलना है। और रफ में लिखना है। क्यों रफ में लिखना है? क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट लाइक का बटन हिट कर लो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर जरूर करना। तो गाइस, जीएस पेपर 2 पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है। और पिछले हफ्ते सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स भी देखने को मिले हैं। तो अगर आप कंटिन्यू हैं पिछले हफ्ते से हमारे साथ करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये टॉपिक समझना आपके लिए काफी ज्यादा ईजी होने वाला है। तो चलिए सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीएम्बल की हिस्ट्री के बारे में। तो 26 नवंबर 1949 को जब प्रीएम्बल अडॉप्ट हुआ तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ शब्दों की कमी थी। फिर आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, इमरजेंसी के दौरान। तब कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया एज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। तो अब सवाल यह है कि यह सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म का असली मतलब क्या है। तो आइए समझते हैं सोशलिज्म के कंसेप्ट को। इंडियन सोशलिज्म का मतलब है ये एक वेलफेयर स्टेट मॉडल है। क्या है? एक वेलफेयर स्टेट मॉडल जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रमोट करता है, यानी कि सभी को जो है वो एक समान अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बैन नहीं करता। मतलब एक बैलेंस है इंडिया के अंदर। सोशलिज्म का मतलब कि एक बैलेंस, कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी प्रमोट करना है और साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी एग्जिस्ट में रखना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? तो स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम किया। कोई मेरे बता सकता है प्लानिंग कमीशन का कौन सा प्लानिंग कमीशन था, यानी कि कौन सा फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था? 5 ईयर प्लानिंग कमीशन का, जिसके तहत जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। देखते हैं किसको पता है इसका आंसर, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है। तो क्या किया गवर्नमेंट ने? इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। ये क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिससे कि समाज में इनइक्वलिटी खत्म हो, सभी को अर्न करने की, कमाने की, अपनी आजीविका को अच्छा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। फिर बैंकों को नेशनलाइज किया गया कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो आम जनता के लिए भी काम करे। फिर जमीन में सुधार जो है वो किए गए। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस प्रकार से हमने हमारी कंट्री के अंदर समाजवाद को, सोशलिज्म को जो है वो बढ़ावा दिया। फिर 1991 के बाद का शिफ्ट, लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया। वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि मनरेगा और प्राइवेटाइजेशन का बैलेंस बनाया गया। यस, हमारे यहां पर एक मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई। गवर्नमेंट भी काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है। तो हमने क्या किया? वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस कानून के थ्रू, इस स्कीम के थ्रू हमने जो है वो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किया कि भाई लोगों को जो है वो मिनिमम 100 डेज की जॉब तो देना ही देना है, राइट। और फिर प्राइवेटाइजेशन को भी बैलेंस किया कि प्राइवेटाइजेशन भी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करे, काम करे। समझ आया? इंडियन सोशलिज्म प्राइवेट और पब्लिक दोनों को स्पेस देता है। ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से, और प्रीलिम्स में भी अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो आपको ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। इंडियन सेक्युलरिज्म अलग है। रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन इंश्योर करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्टेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस रेगुलेट कर सकती है। अगर आपने पॉलिटी ध्यान से पढ़ी होगी तो इस स्टेटमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म इंश्योर करता है। बोलता है कि भाई रिलीजन अपनी तरफ से काम करे, स्टेट अपनी तरफ से काम करे, बट
ये जो सेपरेशन है ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। जब जरूरत पड़ती है और कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई ऐसी कल्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, ऐसी कोई प्रथा होती है जो मानवता के विरुद्ध है, तब उस समय स्टेट इंटरफियर करती है और ऐसी प्रैक्टिसेस को बैन करती है। जैसे सती प्रथा हुआ, जैसे ट्रिपल तलाक सिस्टम हुआ, राइट, या कई बार कैसे बलि चढ़ाना हुआ। तो ऐसी कोई प्रैक्टिस होती है तो इस प्रैक्टिस को स्टेट बैन करती है। जैसे वुमेन्स की एंट्री मंदिरों के अंदर स्टेट नहीं करवाई ना। फिर दूसरा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर सिटीजन को अपनी रिलीजन प्रैक्टिस करने की फ्रीडम देता है ना। साथ ही इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट करता है कि भाई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई भी हो तो उसके अंदर आप डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, सभी के लिए उसके द्वार ओपन होंगे। तो ये क्या हो रहा है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट हो रहा है, भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ। दूसरा इक्वलिटी, सब एक समान माने जाए। तो ये दोनों जो प्रिंसिपल हैं ये बेसिकली हार्मनी और इंक्लूसिवनेस का बेस है कि शांति बनी रहे। इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद, इतने अलग अलग धर्मों के बावजूद हमारी कंट्री में यूनिटी है। उसकी वजह ये कोर प्रिंसिपल्स हैं, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म। तो इस तरीके से आप अपने मेंस का आंसर लिखेंगे। तो अब देखते हैं रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स को चैलेंज करने वाले पिटीशन को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि ये जो शब्द है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ाया है। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ ये सिद्धांत, ये डॉक्ट्रिन किसके द्वारा दी गई है। इक्वलिटी और सोशल जस्टिस, समानता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सोशलिज्म का रेलेवेंस आज भी है। सिंपल शब्दों में ये दोनों शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एथोस का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं। अब पिटीशन में आर्ग्यूमेंट ये था कि ये वर्ड्स इमरजेंसी के दौरान बिना बहस के, बिना डिबेट के इंक्लूड किए गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्ड किया कि ये वर्ड्स यूनिटी और जस्टिस प्रमोट करते हैं, इसलिए जरूरी है। ये काफी रेलिवेंट टॉपिक था गाइस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया, उन्होंने बोला कि नहीं आप जो ये बोल रहे हैं गलत है। और सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म आज भी इनका रेलिवेंस है। सोशलिज्म इनइक्वालिटीज रिड्यूस करने के लिए वेलफेयर स्कीम जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स और फार्मर सब्सिडीज ये जरूरी हैं। भाई हमें सोशलिज्म के माध्यम से देश में असमानता को कम करना है और सेक्युलरिज्म के माध्यम से, सेक्युलरिज्म बेसिकली स्टेट न्यूट्रलिटी इंश्योर करता है, हार्मनी को प्रमोट करता है कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है वो सभी रिलीजन के प्रति एक समान रहे, न्यूट्रल रहे और सभी रिलीजन के बीच में हार्मनी, शांति, पीस, प्यार, भाईचारा बना रहे। सो ये था एक डिटेल एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म से रिलेटेड। तो होपफुली आपको पूरी चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो अब देखो ये शॉर्ट नोट्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हो अपने पास कि देखो ये 1949 में सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत अडॉप्ट किए गए। सोशलिज्म, इंडियन सोशलिज्म का मतलब है वेलफेयर स्टेट, बैलेंस ऑफ स्टेट लेड स्कीम यानी कि मनरेगा, और प्राइवेटाइजेशन जो हुआ पोस्ट 1991 के बाद। तो उसमें हमने जो है वो क्या चीज किया, मतलब एक बैलेंस किया कि स्टेट लेड स्कीम और प्राइवेटाइजेशन के बीच में एक बैलेंस जो है वो सोशलिज्म कहलाता है ना। और इंडियन सोशलिज्म मतलब इंडियन वेलफेयर स्टेट है बट साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ बैलेंस भी रख रही है। अब सेक्युलरिज्म के लिए छोटा सा एक वो ले लो शॉर्ट नोट्स कि रिलीजन और स्टेट के बीच में सेपरेशन, और इसमें ये भी फ्रीडम है कि मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी देंगे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी देंगे। इसमें ब्रैकेट में एक चीज लिख देना कि फ्लेक्सिबल सेपरेशन, जहां पर लिखा ना कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन, उसके ब्रैकेट में लिख देना फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ रिलीजन, रिजिड नहीं है, या नॉन रिजिड भी लिख सकते हैं, नॉन रिजिड सेपरेशन ऑफ रिलीजन, उसमें भी क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो शब्द है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है और आज की डेट में इनका रेलिवेंस ये है कि ये प्रमोट करता है रिलीजियस हार्मनी को और इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी।
अब गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक संभाल मस्जिद की कंट्रोवर्सी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संभाल मस्जिद का मुद्दा एक 16th सेंचुरी जामा मस्जिद के आसपास घूमता है जो उत्तर प्रदेश के संभाल में है। पेटिशनर यानी कि जो याचिकर्ता थे उनका यह कहना था कि यह मस्जिद एक पुराने हरिहर मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। इसका कंपैरिजन ज्ञानवापी मस्जिद जो वाराणसी में है और बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में है इसके डिस्प्यूट्स के साथ जो है वो किया जा रहा है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पेटिशनर ने इस केस में कोर्ट को अप्रोच किया और डिमांड की कि यहां का रिलीजियस कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया जाए। कोर्ट ने एक फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक सर्वे ऑर्डर किया है। इसके बाद प्रोटेस्ट और वायलेंस देखा गया। यह मस्जिद एक प्रोटेक्टेड नेशनल मॉन्यूमेंट है। अब अगर हम इस मस्जिद की हिस्ट्री की बात करें, जो हिस्टोरियंस के हिसाब से यह मुगल एम्परर बाबर के समय यानी कि 1526 से 1530 में बनी थी। इस मस्जिद को उसका एक जनरल था हिंदू बेग, उसने बनवाया था। कुछ सोर्सेस इसे तुगलक एरा का भी मानते हैं। हिंदू ट्रेडिशंस के मुताबिक यह मस्जिद एक प्राचीन विष्णु मंदिर के ऊपर जो है वो बनाई गई और जहां विष्णु जी के कल्कि अवतार के आने का विश्वास है कि यहां पर विष्णु जी के कल्कि अवतार जो थे उन्होंने यहां पर आए थे। वो इस पर्टिकुलर मुद्दे में एक और इंपॉर्टेंट एंगल है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। तो आइए इस कानून को हम समझते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कानून यह इंश्योर करता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर वही रहे जो 15 अगस्त 1947 को था। इस कानून में एक ही एक्सेप्शन दिया गया है, अयोध्या डिस्प्यूट, यानी कि अयोध्या मुद्दे को छोड़कर बाकी जितने भी जगह है रिलीजियस प्लेसेस हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। अब संभाल का केस इस कानून को चैलेंज करता है। पेटिशनर्स का कहना है कि अगर हिस्टोरिकली किसी पर्टिकुलर जगह का कैरेक्टर बदला गया है तो उससे एसरटेन करना जरूरी है। भाई उसको वैसा का वैसा करना जरूरी है। अगर आपने बदला है तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आओ। तो संभाल का यह पेटिशन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डायरेक्टली चैलेंज करता है। ऐसे ही केसेस वाराणसी, मथुरा और धार में पेंडिंग है। कोर्ट्स अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि इस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। और अगर ये कानून इनवैलिडेट होता है यानी कि रद्द होता है तो पूरे देश में बहुत सारे नए केसेस खुल सकते हैं। सो इस इशू की वजह से संभाल में कम्युनल टेंशन देखी गई है, वायलेंस देखा गया है। जो पहले एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए जाना जाता था कि हिंदू मुस्लिम जो है वो हार्मनी शांति के साथ रहते थे, बट अब ये शांति जो है वो भंग हो गई है इस मुद्दे के कारण। तो आलोचकों का कहना है, क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसे मुद्दे अगर कंटिन्यू होते हैं तो ये हमारे समाज के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। सो गाइज ये एक आइडिया था संभाल मस्जिद की कंट्रोवर्सी का जिसके बारे में हमने बात करी, जो पेपर में हम लोग को देखने को मिला आज के। अब इससे रिलेटेड देखो शॉर्ट नोट्स हैं आपके सामने, ये शॉर्ट नोट्स नोट डाउन कर लो। संभाल मस्जिद की हिस्ट्री ध्यान में रखना कि बाबर के काल में बनाई गई थी और ये माना जाता है कि उस समय हो सकता है कि शायद यहाँ पर विष्णु मंदिर था। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में मेंशन कर दो कि इसके अंदर स्टेटस क्यू जो है वो मैंडेट किया। स्टेटस क्यू यानी कि यथास्थिति जैसा है वैसा का वैसे ही रहे, राइट। और कहाँ पर 15 अगस्त 1947 को जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। इस पर ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट अयोध्या। फिर एक कंट्रोवर्सी है इसमें कि कोर्ट जो है उसने कहा है कि मतलब सर्वे जो है ऑर्डर किए कि कोर्ट ने बोला कि चलो आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का सर्वे करो और उसके कारण प्रोटेस्ट और कम्युनल टेंशन हो गई। और पेटिशन ने जो है वो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैलिडिटी को चैलेंज किया और ऐसी केसेस वाराणसी, मथुरा में देखने को मिल रहा है। तो होपफुली ये पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर भी समझ में आई होगी और आपको नोट्स भी रहे वो मिल गए होंगे। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 1 और 2 के लिए काफी रेलिवेंट है। नॉर्वे का एपोलॉजी टू द सामी एंड अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स फॉर एसिमिलेशन पॉलिसीज।
तो ये टॉपिक सोसाइटी, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स और जस्टिस जैसी थीम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग समझते हैं। तो नॉर्वे ने अपनी, नॉर्वे कंट्री की लोकेशन देख लो आप, आपको आइडिया लग गया होगा कि नॉर्वे कहाँ पर है। तो नॉर्वे कंट्री जो है उसने अपनी जो देसी ग्रुप्स हैं, यानी कि वहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं, स्वदेशी लोग हैं वहाँ के नॉर्वे के रहने वाले, जैसे कि सामी, केविन्स और फॉरेस्ट फिन्स, इनके लिए एसिमिलेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी जो 1850 से लेकर 1960 तक चली। अच्छा, ये एसिमिलेशन का जो है वो मेनली मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनाना। अब इन पॉलिसी का मकसद था कि उनकी लैंग्वेज और कल्चर को सप्रेस करना, यानी कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनाओगे तो उनकी जो यूनिक आइडेंटिटी है वो तो खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल, सामी कम्युनिटीज को अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलने से रोका गया, यानी कि सामी कम्युनिटी को बोला गया कि भाई आप जो भाषा बोलते हो आप नहीं बोलोगे, और उनकी जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड थी, जो आजीविका थी, जैसे कि रिएंडर हर्डिंग, रिएंडर देखो जैसे एक जानवर होता है तो उसकी हिरण जैसे दिखता ही है, तो उसकी हर्डिंग करना मतलब उसको चराना, तो इसको मना कर दिया कि भाई ये सब लोग ये नहीं कर सकते। बोर्डिंग स्कूल जो है वो इम्पोज किए गए, और क्रिश्चियनिटी का इस्तेमाल उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को इरेज करने के लिए किया गया। मतलब कुल मिलाकर नॉर्वे ने क्या किया था, 1850 से लेकर 1860 के पीरियड तक, 1960 के पीरियड तक, यानी कि लगभग 100 साल से ऊपर, 110 साल के आसपास, 120 साल के आसपास का टाइम पीरियड है। तो इसमें इन्होंने वहाँ के जो देसी, जो निवासी थे, स्वदेशी लोग जो थे, कम्युनिटीज थी कुछ, उनको टारगेट करके उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनकी आजीविका को खत्म करने पर मेन फोकस किया गया। अब सामी ये बेसिकली स्वदेशी ग्रुप है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया में देखने को मिलते हैं। इनका कल्चर काफी अलग है, और रेनडियर हर्डिंग इनका एक मेजर लाइवलीहुड है। फिर कैविन्स और फॉरेस्ट फिन्स, ये छोटी माइनॉरिटी ग्रुप है जो सदियों पहले फिनलैंड से माइग्रेट हुए थे, यानी कि वहां से भग गए थे। अब नॉर्वे की एसिमिलेशन पॉलिसी को नॉर्वेजाइजेशन कहा गया, नॉर्वेजाइजेशन, राइट, कि नॉर्वे क्या जो मेन कल्चर है उसी से सब लोग जो है वो ज्वाइन हो। उन लोग की जो भाषा थी उस पर बैन लगा दिया गया, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो भी थी तो उनको रोक दिया गया कि वो करना नहीं है। जो स्वदेशी कम्युनिटीज के जो जमीन पर जो उपयोग थे, यानी कि स्वदेशी वहाँ की जो कुछ कम्युनिटी थी जो ज़मीन पर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करती थी, जैसे कि अपने पशु को चरवाना, राइट, या फिर कई बार मछली पालन करना, तो इन सब चीज़ों पर बैन लगा दिया। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स पे नज़र डालते हैं। तो 2018 की बात करें तो एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनी जो स्वदेशी ग्रुप के साथ होने वाले इनजस्टिस को डॉक्यूमेंट करे, यानी कि जितने भी नॉर्वे के अंदर स्वदेशी लोग थे उनके साथ जो भी अन्याय हुआ तो उसका एक रिकॉर्ड बनाए। तो उसके लिए इन्होंने एक कमेटी बना दी, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। फिर जून 2023 में इस कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी करी जो बता रही थी कि किस प्रकार से इतिहास में काफी सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ, और उन्हें करेक्ट करने की इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि भाई इस अन्याय को कैसे ठीक करें। फिर नवंबर 11, 2023 को नॉर्वे ने ऑफिशियली सामी, केविन्स और फॉरेस्ट फिन्स से माफी मांगी, और ये केविन्स और फॉरेस्ट फिन के लिए पहली फॉर्मल माफी थी। अब अपोलॉजी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स है, माफी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो अभी भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। पहले तो सामी कम्युनिटीज को ग्रेजिंग और रेनडियर हर्डिंग के अधिकार पर अभी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी कि अभी भी वो जो अपने जो जानवर हैं उनको चराने के लिए ले जाते हैं तो उस पर उनको दिक्कतें आती हैं, जमीन पर चरवाने के अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे हैं, ग्रेजिंग राइट्स। फिर इसके अलावा जो स्वदेशी जो कम्युनिटीज थी उनको अपनी लैंग्वेज को रिवाइव करने में अभी भी बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि देखो 100 साल से ऊपर हो गया है, तो उसको लैंग्वेज को वापस प्रोटेक्ट करना है, रिवाइव करना है, तो उनको प्रॉब्लम आ रही है। सोसाइटी में अभी भी बायसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके प्रति जो है वो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी देखने को मिल रहा है। तो ये सब चैलेंजेस वहां के लोग आज भी फेस कर रहे हैं। अब इस इनिशिएटिव को ग्लोबली भी समझना जरूरी है कि क्यों हम लोग नॉर्वे की बात कर रहे हैं। देखो, एक तो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार के आ सकते हैं कि अभी करंट अफेयर्स में, न्यूज में ये सब चीजें देखी गई, ये कम्युनिटी के नाम है जैसे कि केविन्स हुआ, सामी हुआ, तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि नॉर्वे की बात हो रही है। अब देखो, नॉर्वे के अलावा भी स्वीडन और फिनलैंड जैसी नॉर्डिक कंट्रीज भी रिकंसिलिएशन कमीशन एस्टैब्लिश कर रही हैं। ये एक
वैश्विक प्रयास का पार्ट है जो स्वदेशी लोगों के साथ होने वाले इतिहास में अन्याय को एड्रेस कर रहा है। सो गाइस, नॉर्वे की ये अपोलॉजी एक काफी अच्छा स्टेप है कि स्वदेशी कम्युनिटीज के साथ जो अत्याचार हुए हैं तो उसको माफी मांगी जा रही है और दोबारा से जो चीज गड़बड़ हुई है उसको ठीक किया जा रहा है। तो सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनॉरिटी के अधिकार का एक एग्जांपल आप दे सकते हो नॉर्वे का, राइट, कि काफी सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ जो अन्याय होते हैं और अभी कंट्रीज प्रयास कर रही है कि उस अन्याय को ठीक करें। तो ये चीजें हैं। देखो, शॉर्ट नोट्स में आप ये मेंशन कर सकते हो कि नॉर्वे की एसिमिलेशन पॉलिसी थी जिसने सामी, कैविन्स, फॉरेस्ट फिन्स के लैंग्वेज, कल्चर और लाइवलीहुड को सप्रेस किया। फिर इंडिजीनियस ग्रुप्स देख लो आप, जैसे सामी जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज के आसपास घूमते हैं, कैविन्स, फॉरेस्ट फिन्स ये बेसिकली फिनिश यानी कि फिनलैंड के ही मतलब निवासी हैं। और एसिमिलेशन पॉलिसी ने जो है वो बैन कर दिया उनकी लैंग्वेजेस को, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्रिश्चियनिटी फोर्सफुली लागू करी कि वो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करें। फिर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन 2018 में लाई गई, राइट। फिर अपोलॉजी मांगी गई 2023 में। फिर आज की डेट में भी चैलेंजेस हैं कि प्रेजुडाइज का सामना वो कर रहे हैं, भेदभाव हो रहा है उनके साथ, उनका काफ़ी सारी मतलब अधिकार उनको नहीं मिल रहा है, जैसे ग्रेजिंग राइट्स नहीं मिल रहे, आजीविका पर उनके लिए खतरा है। फिर इसके अलावा इसी प्रकार के प्रयास फिनलैंड और स्वीडन ने भी जो है वो अभी किए हैं रिसेंटली। तो ये एक अच्छा टॉपिक था गाइस, इंटरनेशनली मतलब माइनॉरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, और इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर सिविल सर्विसेज पॉइंट आउट करता है। अब गाइस हम बात करेंगे 2023-2024 के मिल्क, मीट और एग प्रोडक्शन के डेटा के बारे में जो रिसेंटली सेंटर ने रिलीज किया है। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो स्टेप बाय स्टेप आइए समझते हैं। तो इंडिया के लिए मिल्क प्रोडक्शन काफी क्रिटिकल है क्योंकि ये रूरल इकोनॉमी का एक मेजर पिलर है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो टोटल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया ने 239.3 मिलियन टन्स मिल्क प्रोड्यूस किया है 2023-2024 में। ये 3.78% का इंक्रीज है 2022-2023 से। पिछले 10 सालों में मिल्क प्रोडक्शन का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि हर साल कितना मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ग्रो कर रहा है, तो पिछले 10 सालों में 5.62% की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है 16.21% शेयर के साथ, राजस्थान 14.51% शेयर के साथ, मध्य प्रदेश 8.91% शेयर के साथ, गुजरात 7.65%, महाराष्ट्र 6.71% और वेस्ट बंगाल ने सबसे ज्यादा एनुअल ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया है जो कि 9.76% है 2023-2024 में। पूरे दुनिया भर में इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो ये तो बात हो गई मिल्क प्रोडक्शन की। अब बात करते हैं एग प्रोडक्शन की, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और प्रोटीन सप्लाई के लिए काफी जरूरी है। टोटल एग प्रोडक्शन 2023-2024 में इंडिया ने 142.77 बिलियन एग्स प्रोड्यूस किए हैं। पिछले 10 सालों का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 6.8% रहा है, जो कि अगेन एक बड़ा अचीवमेंट है। स्टेट वाइज की बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे आगे है एग प्रोडक्शन के मामले में 17.85% शेयर के साथ। तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पर है 15.64% शेयर के साथ। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है एग प्रोडक्शन के मामले में। अब बात करते हैं मीट प्रोडक्शन के बारे में। तो इंडिया का मीट प्रोडक्शन भी धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, जो इनकम जनरेशन और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023-2024 में इंडिया का टोटल मीट प्रोडक्शन 10.25 मिलियन टन रहा है और पिछले 10 सालों का CAGR 4.85%। सोर्स वाइज कंट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें मीट के बारे में तो पोल्ट्री से 48.96% मीट जनरेट हुआ, बफेलो का मीट जो है वो 18.09%, गोट का मीट 15.5%, शीप यानी कि भेड़ों का मीट 11.13%, पिग्स का मीट 3.72% और कैटल का मीट 2.6%। तो ये इस प्रकार से मीट का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। तो ये सब डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है,
ये क्या चीज शो करती है? पहला, रूरल डेवलपमेंट, गांव क्षेत्रों में विकास हो रहा है। लाइवलीहुड जो है गांव क्षेत्रों में, वो मेनली लाइव स्टॉक भी है ना, पशुपालन, वो भी एक इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड है एग्रीकल्चर के अलावा। तो ये फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मिल्क और एग्स की अवेलेबिलिटी से प्रोटीन डेफिशिएंसी दूर होती है और हमारी कंट्री के अंदर कुपोषण की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, मीट और डेयरी एक्सपोर्ट्स इंडिया की जीडीपी को बूस्ट करते हैं। अब ये आपके सामने कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, जो मैंने आपको आंकड़े बताए वो यहां पर लिखे हुए हैं। अब आपको एग्जैक्टली आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक जनरल आइडिया के लिए रखना चाहो तो रख सकते हो। स्पेशली इंडिया पहले नंबर पर आता है मिल्क प्रोडक्शन में, एग प्रोडक्शन में जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, राइट। तो ऐसी चीज आप थोड़ी सी ध्यान में जो है वो रख सकते हो। तो इसलिए आपके थोड़े से कंफर्ट के लिए मैंने ये चीज लिख ली है। तो बस ये डेटा याद नहीं रखना है, बट एक आइडिया आपको होना चाहिए कि हम जो है वो काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं इन सेक्टर्स में। अब देखो गाइस, ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 60 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत हुई थी थुम्बा से, और आज भारत एक ग्लोबल लीडर बन रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट लॉन्चेस में। सो इस कहानी को डिटेल में हम लोग समझते हैं। थुम्बा रॉकेट लॉन्च की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो 21 नवंबर 1963 को थुम्बा केरल, इस जगह पर नाइकी और अपाचे साउंडिंग रॉकेट का लॉन्च हुआ था 1963 को। सोचिए, यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं था बल्कि भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत थी। इससे हमें सॉलिड प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन मिला और आगे चलकर इसरो के एडवांस्ड मिशन की राह बनी। और सोचिए, एक ऐसा समय जब भारत के पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, हमारे साइंटिस्ट ने दुनिया को दिखाया कि विजन और डिटर्मिनेशन से कुछ भी हासिल हो सकता है। तो सेम वैसे ही विजन रखो कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, और डिटरमाइंड रहो, रेगुलर रहो, फोकस रहो, तो ये सिविल सर्विसेज एग्जाम आप आराम से क्रैक कर लोगे। आज थुम्बा के 60 साल बाद भारत की स्पेस सेक्टर ने एक नया रूप लिया है। सिर्फ इसरो ही नहीं, अब प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस मिशंस में अपना योगदान दे रही हैं। रीसेंट एग्जांपल्स की बात करें तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन्होंने GSAT-24 और GSAT-22 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा से लॉन्च किया। एक और अचीवमेंट्स, भारत अब स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO का मेंबर है, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड रेडियो टेलीस्कोप्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज का रोल स्पेस एक्सप्लोरेशन में और ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि पिक्सेल, एक इंडियन अमेरिकन स्टार्टअप ने हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स का फायरफ्लाइज सीरीज लॉन्च किया, जो अगले साल ऑर्बिट में जाएगा। इसके अलावा HE-360 फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के थ्रू NILA सैटेलाइट, नीला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। स्काई रूट एरोस्पेस तो इन्होंने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, जो स्पेस मिशन को कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाता है। तो सोचिए, प्राइवेट कंपनीज पिक्सेल, HE-360, स्काई रूट एरोस्पेस, तो इन सब चीजों के थ्रू देखो कितना योगदान दे रहे हैं स्पेस सेक्टर में। आज स्पेस सिर्फ सैटेलाइट्स या कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं रहा। भारत के साइंटिस्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को भी स्पेस में ले जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और बायोटेक्नोलॉजी ने कोलैबोरेट करके बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने का प्लान बनाया है, और जिसके बारे में कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था। और इन एक्सपेरिमेंट्स का फोकस है स्पेस रेडिएशन का ह्यूमन हेल्थ पर इंपैक्ट और नई मेडिकल सॉल्यूशंस डेवलप करना। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत के कुछ और रीसेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो इसरो के कैटलिस्ट स्पेस मिशन ने पेलोड और एटमॉस्फेरिक टेस्ट में माइलस्टोन अचीव किए हैं। हाईटेक डिप्लॉयबल एंटीनाज और एडवांस्ड पेलोड्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सब चीजें हमने काफी मतलब एडवांस लेवल पर डेवलप करी हैं। तो भारत का स्पेस जर्नी एक मिसाल है कि
कैसे विजन और कोलैबोरेशन से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसके शॉर्ट नोट्स की बात करें तो पहला तो थुम्बा रॉकेट लॉन्च कब हुआ? 1963 में, जिस लॉन्च के थ्रू इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की बिगिनिंग हो गई। रीसेंट अचीवमेंट में आप GSAT-24 मेंशन कर सकते हो, इसको स्पेस एक्स से लॉन्च किया। और मेंबरशिप जो है वो SKAO में हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि दुनिया के सबसे एडवांस टेलीस्कोप बनाते हैं। फिर इसके अलावा कंपनी जैसे कि पिक्सल, HE360, स्काईरूट, एरोस्पेसेस, तो ये जो है वो इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं स्पेस के सेक्टर में। फिर हम ह्यूमन हेल्थ, मतलब स्पेस में ह्यूमन हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उस पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड बायोटेक्नोलॉजी के बीच में हम लोग को कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। तो बायोलॉजिकल स्टडीज भी हम लोग स्पेस के एरिया में कर रहे हैं। और इसरो जो है उसने एंटीनाज, एडवांस पेलोड्स, कैटलिस्ट स्पेस मिशन जो है वो पर काम किया है। तो इससे हम लोग और तेजी से जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी, मजा आया होगा। इस टॉपिक के अंदर काफी फैक्ट्स मिले होंगे। अब गाइस हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल के बारे में, फ्रॉम अ रिपब्लिक टू अ रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल्स। ये GS पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली DPSP के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस कंसेप्ट को समझना आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इगैलिटेरियन विजन, अब ये इगैलिटेरियन जो है वो क्या होता है, ये शब्द चाहो तो लिख लो, इस प्रकार के टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इगैलिटेरियन का मतलब कि बिलीव करना, राइट, प्रिंसिपल्स के ऊपर कि सभी लोग जो है वो इक्वल हैं और इक्वल अधिकार और अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए, इसको बोलते हैं इगैलिटेरियन, राइट, कि सभी लोग इक्वल हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये इगैलिटेरियन विजन है, और स्टेट जो इंटरवीन करती है, स्टेट हस्तक्षेप करती है, इसके रोल को क्लियरली समझने में ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज तो इगैलिटेरियन सोसाइटी का विजन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका विजन था एक लिबरल और इक्वल सोसाइटी क्रिएट करना। इसमें स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का रोल प्रोएक्टिव होना था, इनइक्वालिटीज यानी कि असमानता को कम करने के लिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए मेन फोकस होना चाहिए कि स्टेट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे और असमानता को कम करे। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 ये गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करें, यानी कि जितने भी असमानता चल रही हैं स्टेटस लेवल पर, फैसिलिटीज लेवल पर और अपॉर्चुनिटीज लेवल पर, उसको कम करो। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को गाइड करता है कि वो एक वेलफेयर ओरिएंटेड और इक्विटेबल सोसाइटी को बनाए। अब देखते हैं कोर्ट्स ने इक्वलिटी के कंसेप्ट को कैसे मजबूत किया है। तो DS नकारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1982 का, DS नकारा, इस पर्टिकुलर जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर बनाने की जरूरत है, इस चीज पर फोकस किया कि हमें एक ऐसा सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक व्यवस्था हमें ऐसी क्रिएट करनी है जो कि समानता पर फोकस करे, इक्वलिटी पर फोकस करे। फिर एक और केस चला 1997 में, समधा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यह केस बोलता है कि गवर्नमेंट का काम है संसाधन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो। आज इंडिया में असमानता एक बहुत सीरियस इशू है। जैसे 2024 में वेल्थ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट ये कहती है कि टॉप 1% लोगों के पास 22.6% टोटल इनकम है 2022-2023 में, जो 1982 के 6% से बहुत ज्यादा है। सोचो आप, 1982 में टॉप 6% लोगों के पास जो है वो एक बड़ा अमाउंट हुआ करता था, 22 से 25% इनकम उनके पास हुई करती थी। आज की डेट में मात्र 1% लोग के पास ही है। OBC, SCs, STs की बिलियनियर लिस्ट में नेग्लिजिबल रिप्रेजेंटेशन है। ये कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को और बढ़ाता है। तो ये 2024 की वेल्थ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट में ये कुछ आंकड़े सामने आए। तो ये बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी या रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। फिर नियो लिबरल रिफॉर्म्स और वेलफेयर वीकनिंग,
1990 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, आप सभी जानते हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने वेलफेयर स्टेट की मैकेनिज्म को वीक कर दिया, कमजोर कर दिया, क्योंकि एलपीजी मार्केट ओपन होने के बाद जो है वो पूरी चीज मार्केट के आधार पर जो है वो चलने लगी। हालांकि स्टेट इसमें हस्तक्षेप करती है, स्टेट ने फिर भी वेलफेयर एक्टिविटीज पर काम किया, बट पहले के कंपैरिजन में ये वीक हो गया। प्राइवेटाइजेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स की कमी से इनइक्वालिटी और बढ़ने लगी, यानी कि प्राइवेटाइजेशन के कारण इनइक्वालिटी बढ़ी, और रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर, हमने इस प्रकार के उपाय नहीं किए, इस प्रकार की पॉलिसीज नहीं लेकर आए कि सभी को इक्वल रिसोर्सेस का, संसाधन का जो है वो बेनिफिट मिले। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के इंपैक्ट को आइए समझते हैं। टॉप 10% जो लोग हैं उनके पास डिसप्रपोर्शनेट वेल्थ है, मतलब समझ रहे हो, इतना पैसा है कि जो कि 90% लोगों के पास नहीं है। यह कॉन्स्टिट्यूशन के इगैलिटेरियन आइडियल्स को अंडरमाइन करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि भाई सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल स्टेटस होना चाहिए, तो उसको अंडरमाइन कर रहा है। जैसे लैंडलेस लेबर्स हैं, उनको दिक्कत है, एससी, एसटी, ओबीसी इस इनइक्वालिटी का सबसे ज्यादा बर्डन उठा रहा है। फिर नियो लिबरल रिफॉर्म्स की क्रिटिसिज्म भी जरूरी है। पॉलिसी ज्यादातर कॉर्पोरेट इलीट्स के इंटरेस्ट को सपोर्ट करती है। अब ये बेसिकली पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलता है। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को फंड देते हैं। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, ये वाली कहानी है। तो अब इंडस्ट्रीज ने पॉलिटिकल पार्टीज को सेट कर दिया गवर्नमेंट में फंडिंग देके। अब गवर्नमेंट जो बनेगी, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो, मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी वो इंडस्ट्रियलिस्ट का फायदा जो है वो करेगी। यही तो इशू है एक। थॉमस पिकेटी और लुकास चांचल, इनकी रिसर्च हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। उन्होंने हाईलाइट किया कि टॉप 10% के पास डिसप्रपोर्शनेट इनकम और वेल्थ है, इतनी जितना आप सोच नहीं सकते। तो अब कुछ रिकमेंडेशन की चलो बात करते हैं। पहली चीज तो भाई गवर्नमेंट को एक्टिवली पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, जो इस प्रकार से वेल्थ के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करेगी, सभी को अपॉर्चुनिटीज मिले कि लोग कमा सकें। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज सबको इक्वली एक्सेसिबल होना चाहिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस एडिटोरियल में ये समझना जरूरी था कि कॉन्स्टिट्यूशन का विजन एक इक्वल सोसाइटी का था, लेकिन नियो लिबरल रिफॉर्म्स और इनइक्वालिटी की वजह से हम इगैलिटेरियन आइडियल से दूर होते जा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब देखो आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स है, जैसे आर्टिकल 38 क्लॉज 2, ये आपको पता होना चाहिए। डीपीएसपी आपको पता होना चाहिए कि इनका ऑब्जेक्टिव है कि असमानता को खत्म करना। फिर डीएस नकारा केस के अंदर इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर पर फोकस किया, और समाथा केस के अंदर जो है वो इक्वलिटी पर फोकस किया। ऐसे केसेस के नाम अगर आप लिख लो मेंस में तो अच्छा रहता है। फिर टॉप 1% लोग जो है वो 22.6% इनकम गेन किए हुए हैं, तो ये फैक्ट भी लिख सकते हो। फिर पोस्ट 1990s की पॉलिसी के बाद जो है वो कॉर्पोरेट इलीट्स पर मेनली फोकस किया गया और इसने रीडिस्ट्रीब्यूशन को कमजोर कर दिया। फिर रिकमेंडेशन यही है कि स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिले और एक कल्याणकारी देश जो है वो हम बना सकें, इस पर मेनली टारगेट होना चाहिए। बस दैट्स इट। अब गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक है इंडिया के कॉर्नियल ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम का सल्यूशन, यानी कि आंखों की जो समस्या है उसका सल्यूशन। एक ऐसा हेल्थ इशू के बारे में हम बात करेंगे जो लाखों इंडियंस को इंपैक्ट करता है। इस इशू को समझेंगे, क्या सल्यूशंस लाए गए हैं उस पर बात करेंगे, और दुनिया भर में क्या प्रैक्टिसेस चल रही है वो भी समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का स्केल कितना बड़ा है। इंडिया में लगभग 1.2 मिलियन लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफर करते हैं, जो मोस्टली प्रिवेंटेबल या ट्रीटेबल है। हर साल 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स की जरूरत होती है, बट सिर्फ 30% डिमांड ही फुलफिल होती है। यह सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं बल्कि एक सोशल इनजस्टिस इशू है, मतलब सोशल जस्टिस का इशू आप कह सकते हो, कि मतलब सामाजिक न्याय का, कि इतने सारे लोगों को आवश्यकता है बट वो आवश्यकता कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर
जो गरीब लोग हैं वो फेस करते हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो फेस करते हैं। अब देखो, एक पता है प्रिज्यूम्ड कंसेंट होता है। आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक प्रिज्यूम्ड कंसेंट मॉडल पर विचार कर रही है। क्या है ये प्रिज्यूम्ड कंसेंट मॉडल? तो प्रिज्यूम्ड कंसेंट के अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि जो मृत व्यक्ति है वो ऑर्गन या टिश्यू डोनर है जब तक वो एक्सप्लिसिटली ऑप्ट आउट नहीं करता अपनी डेथ से पहले। इस पर विचार हो रहा है, यानी कि इंडिया के अंदर अगर किसी की भी डेथ होती है तो हम उसको डोनर या फिर टिश्यू मतलब ऑर्गन या टिश्यू डोनर मान लेंगे। इस पर विचार हो रहा है, अभी नहीं है ये, बट इस पर विचार हो रहा है कि अगर एक ऐसा कोई कानून पास हो जाए, और कानून भी जो है यह है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 का। इसमें अगर संशोधन कर दिया और प्रिज्यूम्ड कंसेंट को शामिल कर दिया तो इंडिया में जितने भी मृत व्यक्ति होंगे उन व्यक्ति को मान लिया जाएगा कि ये पहले से ही ऑर्गन या फिर टिश्यू डोनर्स हैं, जब तक वो अपनी डेथ से पहले खुद से ये ना बोलते कि भाई हमें डोनेशन नहीं करना। यानी कि अगर वो खुद से मना कर देते कि हमें डोनेशन नहीं करना ऑर्गन या टिश्यू का तो ठीक है, वरना हर एक डिजीज बॉडी, डेथ बॉडी जो है उसको ऑर्गन या टिश्यू डोनर माना जाएगा। क्या आपको लगता है ये अपनी बहुत मेजर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है? तो आई बिलीव यस। मरने के बाद अगर आप किसी के काम में आ रहे हो ना तो उससे बड़ी चीज तो कुछ और है ही नहीं। अब इसका क्या फायदा होगा? तो परमिशन लेने में डिले खत्म होगी, क्योंकि एक व्यक्ति डिजीज है, मर चुका है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब कोई परमिशन नहीं है, ये प्रिज्यूम्ड कंसेंट है, राइट। और इसमें कॉर्निया रिट्राइवल के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कॉर्निया डोनेशन का सप्लाई बूस्ट होगा और टाइमली ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल बनेगा, जिससे ज्यादा टिश्यूज वाइबल जो है वो रहते हैं। अब सुनो, लेकिन हर पॉलिसीज के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। इसका भी एक एथिकल एंगल है। एक्सप्लिसिट कंसेंट का प्रिंसिपल अंडरमाइन हो सकता है। फैमिलीज के इन्वॉल्वमेंट के बिना एलियनेशन होने का रिस्क है। मतलब एक व्यक्ति जो है उसने अगर बाई चांस अपना कंसेंट भी दे दिया बट उसकी फैमिली वाले नहीं माने तो क्या कर लोगे आप? मतलब यह है कि अगर फैमिलीज को लगता है कि उनकी परमिशन या इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए तो ये एक इमोशनल और एथिकल इशू बन सकता है। भाई देखो, काफी सारे रीति रिवाज होते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि अगर इस लाइफ में, यानी कि अगर आप जब देह संस्कार वगैरह जब किया जाता है, बॉडी को जब जलाया जाता है, तब उसमें यह कहा जाता है कि बॉडी के पूरे पार्ट्स होना जरूरी है, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में जो है वो दिक्कतें आएंगी। तो जो लोग का बिलीव होता है लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर, ऐसी काफी सारी प्रथाओं में आपने शायद सुना होगा, ट्रेडिशंस में, तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो बन सकता है इंडिया के अंदर। अब कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद में ये एक मॉडल इंप्लीमेंट कर रहा है जो रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट प्रोग्राम कहलाता है। इसमें काउंसलर हॉस्पिटल में जो डेड व्यक्ति होते हैं उनकी फैमिलीज को अप्रोच करते हैं और वॉलंटरी और एक्सप्लिसिट कंसेंट लेते हैं। मतलब बोलते हैं कि भाई फैमिलीज को समझाया जाता है कि देखो अब तो मर ही चुके हैं, मरने के बाद किसी के काम आएंगे, मतलब इस प्रकार से उनकी काउंसलिंग की जाती है फैमिली मेंबर्स की। तो ये वाला प्रोग्राम है, रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट प्रोग्राम, हैदराबाद ने शुरू किया है। ये मॉडल कहते हैं पिछले 35 साल में 50,000 से भी ज्यादा ट्रांसप्लांट फैसिलिटेट कर चुका है। तो क्या ये रिमार्केबल नहीं है? बिल्कुल। तो अब कुछ और चीजों की बात करें तो लोगों को एजुकेट करना आज की डेट में बहुत जरूरी है। डोनेशन सेफ और एथिकल है, इसके बारे में समझाना उन्हें जरूरी है। आई बैंक्स और स्किल्ड कॉर्नियल सर्जन्स की अब हमें आवश्यकता है जो सप्लाई डिमांड गैप को फुलफिल कर सकते हैं। पूरे दुनिया भर में स्पेन जैसी कंट्रीज प्रिज्यूम्ड कंसेंट यूज करती है। अब मुझे बताओ प्रिज्यूम्ड कंसेंट होता क्या है, जो मैंने भी आपको कमेंट बॉक्स पर जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया वो आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। एक क्रिटिकल डिफरेंस ये है कि वहां, यानी कि स्पेन की बात करें तो वहां पब्लिक एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होता है। मतलब अगर प्रिज्यूम्ड कंसेंट मॉडल इंडिया में लाना है तो हमें एथिकल और लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट्स का ध्यान जो है वो देना पड़ेगा। सो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस गाइस, यानी कि आंखों की समस्या एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ पॉलिसी या गवर्नेंस से सॉल्व नहीं होगी। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अवेयरनेस की, कंपैशन की। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ये मिशन जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
अब आप देखो नोट्स में मैंने आपके लिए मेंशन किया कि कितने लोग इंडिया के अंदर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं, तो 1.2 मिलियन। 1 लाख ट्रांसप्लांट्स की नीड हर साल होती है, बट 30% ही नीड फुलफिल की जाती है। प्रिज्यूम्ड कंसेंट जो है वो थोटा कानून के तहत हम लोग को देखने को मिलता है, और जिसमें ये माना गया है कि हर एक व्यक्ति डोनर है अनलेस वो ऑप्ट आउट कर दे। तो ये मतलब हम ये प्रपोज सोल्यूशन है कि हम ऐसा कर सकते हैं, इस कानून के अंदर इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। इसके बेनिफिट जो है वो क्या होंगे कि डिलेस काफ़ी कम होगा, राइट, कॉर्नियल सप्लाई बढ़ जाएगा और ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट जो है वो इंप्रूव हो जाएंगे। बट चैलेंजेस यही है, एथिकल चैलेंजेस, फैमिलीज जो है वो नहीं मानेंगी, वो रिस्क है। फिर इंडिया के अंदर सक्सेसफुल मॉडल हैदराबाद का हम लोग को देखने को मिला, रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट प्रोग्राम, जिसमें फैमिलीज के साथ कंसल्ट किया जाता है। और फिर पूरे दुनिया भर में स्पेन के अंदर जो है वो इस प्रकार की प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो होपफुली जो मैंने अभी आपको बताया समझाया वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब गाइस जो टॉपिक है वो है सेक्युलर और सोशलिस्ट के बारे में, जिसके बारे में पहले हम लोग स्टार्टिंग में ही कवर कर चुके हैं आज के लेक्चर में। ये एक आर्टिकल भी आ गया इसी चीज़ से रिलेटेड, तो इसी के बारे में और चलो कंटिन्यू और डिटेल में बात करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्रियम्बल के सेक्युलर और सोशलिस्ट टर्म्स कब आए थे भाई गाइस, मुझे बता सकते हो? प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म को जो है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू शामिल किया गया और कौन से ईयर में था वो बता दो अब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्योंकि आज की लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है। अब सुनो, जब इंडिया इमरजेंसी के फेज में था तो उस समय ये शब्द शामिल किए गए थे। तो आपको ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था जिस समय, उस समय बी.आर. अंबेडकर साहब ने स्पेशली सोशलिज्म जैसे इकोनॉमिक सिस्टम को इंक्लूड करने के लिए अपोज किया था। पता है आपको, इन्होंने अपोज किया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबल रहे और हर जनरेशन अपनी चैलेंजेस के हिसाब से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन कर सके। इनने बोला था कि भाई सोशलिज्म को इकोनॉमिक्स के साथ जो है वो इंटीग्रेट मत करो, वो जनरेशन अपने हिसाब से इस चीज को खुद से समझे और उसको फ्लेक्सिबल बनाए। तो अंबेडकर साहब ने इस चीज को अपोज किया था। सेक्युलरिज्म का सिंपल मतलब क्या है ये तो आप जानते ही हैं। तो सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, हर रिलीजन को बराबर का रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। यह आइडिया सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के एस.आर. बोमाई केस में इस आइडिया की पुष्टि की थी, जिसमें सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा डिक्लेयर किया गया। और इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं जा सकता। तो सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट न्यूट्रल रहेगा, किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा या पेनलाइज नहीं करेगा। यह इंश्योर करता है कि हर सिटीजन्स को इक्वल प्रोटेक्शन मिले, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो। और सोशलिज्म का कनेक्शन है इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस से। यह प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और कोई भी इकोनॉमिक या सोशल बैकग्राउंड की वजह से उनको किसी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। यह टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में डालना इसलिए जरूरी समझा गया ताकि हमारा फोकस इक्वलिटी पर रहे, समानता पर रहे। जो भी हमने बात करी ना, इगैलिटेरियन सोसाइटी हमें बनानी है, तो वो इसका फोकस है। तो ये अमेंडमेंट सभी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। कुछ राइट विंग ग्रुप्स ने कहा कि सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे टर्म्स एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को इंपोज करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट का कहना था कि ये टर्म्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस का कोर में है, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। और 1978 में 44th अमेंडमेंट के टाइम जब इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, फिर से इन टर्म्स को हटाने का प्रपोजल आया, लेकिन पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि ये टर्म्स रेलिवेंट है और इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए रखा गया। सिविल सर्विसेज के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट था, तो आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखो, ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैंने आपको मेंशन कर दिया। 44th अमेंडमेंट एक्ट एक नया फैक्ट आपको मिल गया, वो मेंशन कर देना। और देखो, जिस चीज के आपके पास ऑलरेडी नोट्स है वो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे BBNJ एग्रीमेंट के बारे में, बिटवीन होप एंड हर्डल्स ऑन हाई सीज। तो ये आर्टिकल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, और ये एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेगा।
तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बीबीएनजे या हाई सीज ट्रीटी है क्या। बीबीएनजे का फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ये ट्रीटी उन मरीन एरियाज यानी कि उन समुद्री क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है जो किसी भी कंट्री के नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, यानी कि राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार के बाहर है। इसका मेन फोकस है मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, मरीन रिसोर्सेस का इक्विटेबल शेयरिंग करना और हार्मफुल एक्टिविटीज के लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इंश्योर करना। मरीन गवर्नेंस को इंटरनेशनल लेवल पर और स्ट्रांग बनाया जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव, ताकि मरीन इकोसिस्टम का बेटर प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, संरक्षण हो सके और संसाधन को सतत यानी कि सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जा सके। बट इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। टोटल 104 कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन किया है, लेकिन सिर्फ 14 कंट्रीज ने ही इसको रेक्टिफाई किया यानी कि पुष्टि करी। ट्रीटी को इन्फोर्स करना यानी कि लागू करने के लिए कम से कम 60 कंट्रीज की पुष्टि की आवश्यकता है। कंट्रीज के बीच ज्यूरिसडिक्शन और रिसोर्स एक्सेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि हर एक कंट्री चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा समुद्री क्षेत्र जो है वो उनके कंट्रोल में रहे, या उस एरिया का जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो उनके कंट्रोल में रहे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। कोस्टल राज्य यानी कि जो स्टेट्स के कोस्ट हैं, जो अपनी पानी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिलेक्टेंट है ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन वाली चीजें भी होती है ना यार। फिर मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का शेयरिंग एक कंट्रोवर्शियल इशू है, स्पेशली वेल्थ और डेवलपिंग नेशंस के बीच, यानी कि रिच और पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक इशू है कि भाई इनको डेवलपिंग कंट्रीज चाहती है कि मरीन के जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो संसाधन है, यानी कि जो रेयर मेटल्स हुए, मिनरल्स हुए, ये इनको मिले। डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप कंट्रीज चाहती कि नहीं उनको मिले। तो आलोचक जो है यानी कि क्रिटिक्स जो है, उनका कहना है कि ट्रीटी की अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म काफी वीक है और कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड प्रिंसिपल पर ज्यादा फोकस करती है। अब डिस्कस करते हैं ग्लोबल साउथ के कंसर्न यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की चिंताएं। तो पहले डेवलपिंग कंट्रीज के पास इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है और इवन रिसोर्सेज की भी कमी है इस ट्रीटी को पूरी तरह से ऑब्लिगेट करने के लिए। यानी कि अगर इस ट्रीटी को अच्छी तरीके से जो है वो इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास मैकेनिज्म्स नहीं है। लो इनकम कंट्रीज के लिए ट्रीटी में इक्विटेबल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना अभी भी एक मेजर चैलेंज है। लो इनकम कंट्रीज मरीन को प्रोटेक्शन के लिए फंडिंग इकट्ठा नहीं कर पाएंगी, तो ये बड़ा इशू है। अब सवाल उठता है कि ट्रीटी को कैसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। तो देखो यार, हाई सी गवर्नेंस के लिए यानी कि हाई सीज के शासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोस्टल रेगुलेशंस के साथ अलाइन करना होगा। मतलब कि कोस्ट में कुछ कड़े नियम बनाने पड़ेंगे समुद्री क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको एड्रेस करने के लिए और लो इनकम कंट्रीज को इंक्लूड करना जरूरी है, कि जिससे कि लो इनकम कंट्रीज को ऐसा ना लगे कि भाई हमें तो अकेला छोड़ दिया। फिर सबको साथ में मिलकर जो है वो काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि समुद्री क्षेत्र में किसी प्रकार की आपदा आती है, डिजास्टर आता है, तो उसको ठीक किया जा सके। एक एग्जांपल से समझते चलो। 2021 का एक्सप्रेस पर्ल डिजास्टर हुआ था जो श्रीलंका के तट पर था, और ये एक वेकअप कॉल था। ये डिजास्टर ने दिखाया कि कैसे मरीन इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं और उन्हें बचाने के लिए कलेक्टिव ग्लोबल एक्शंस की आवश्यकता होती है। कि समुद्र में अगर तेल गिर जाए तो सोचो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये जो है एग्रीमेंट था, इसके बारे में एक बेसिक सा आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। मैंने आपके लिए नोट्स जो है वो डाल दिए हैं। बीबीएनजे एग्रीमेंट, जिसको हाई सी ट्रीटी हम लोग जो है वो कहते हैं, राइट। ये मरीन बायोडाइवर्सिटी को नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड प्रोटेक्ट करने पर फोकस करती है। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि संरक्षण करना, मरीन क्षेत्र को, रिसोर्सेज की शेयरिंग हो प्रॉपरली, और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पर काम करती है। चैलेंजेस यही हैं कि अभी तक सिर्फ 14 कंट्रीज ने ही रेक्टिफाई किया है, बट 60 कंट्रीज की पुष्टि की आवश्यकता है इसको लागू करने के लिए। बट कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, जिसको हमने डिस्कस किया। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है इसको लागू करने के लिए, राइट।
फिर इसके अलावा हमें कोस्टल गवर्नेंस के साथ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हाई सीज ट्रीटी को। और एक डिजास्टर आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि एक्स प्रेस पर्ल डिजास्टर, ब्रैकेट में श्रीलंका लिख लेना, क्योंकि इस डिजास्टर ने जो है वो आंखें खोल दी कि भाई मरीन एरियाज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो चलिए अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।